हेलो। स्वागत है आप सभी का गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम पिछली क्लास में परसेंटेज के बारे में बेसिक से लेकर के और जो महत्वपूर्ण उसके सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उन पर एक विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। फिर भी मैं आज थोड़ा थोड़ा जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। और आज की क्लास में हम 15 से 20 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो परसेंटेज में आपके स्तर को भी ऊंचा करेंगे और धीरे धीरे आप विभिन्न प्रकार के पूछे जा सकने वाले प्रश्नों से अवगत हो जाएंगे और उन्हें आप बेहतर से बेहतर तरीक़ों से लगाना सीखेंगे। इस क्लास का मतलब दो चीज़ें हैं। पहली तो यही है कि आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आप बेसिक कह सकते हैं, क्या चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। केवल आपको तरीका नहीं जान लेना है कि ये क्वेश्चन इस तरह से आया, पैटर्न ये है तो हम ये तरीका लगा देंगे। वो तरीका कैसे बनता है, क्यों लगा रहे हैं आप, बेसिक चीज़ क्या है उसके पीछे। आप लगाओगे खतरनाक तरीके ही, मैं आपको जो बताऊंगा तरीके वो बिल्कुल जो बेस्ट से बेस्ट मेथड अवेलेबल है वही बताऊंगा। और भी अच्छे तरीके बताऊंगा, एक दो तरीक़ों से बताऊंगा, क्वेश्चन को 2 से 3 तरीक़ों से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सा अप्रोच आपको लेके चलना है पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के लिए। लेकिन मैं क्वेश्चंस को टाइप कास्ट नहीं करूंगा। टाइप कास्ट इन द सेंस कि ये टाइप है तो ऐसे ही लगाते हैं, इस टाइप का 20 क्वेश्चन लगा लिए, हम वही मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परीक्षा में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन आप लगाओगे, मैं हर क्वेश्चन अलग तरीके का बताऊंगा। बस ये आप समझोगे कि जनरल चीज़ें क्या होती हैं जो इसमें भी लग रही हैं उसमें भी लग रही हैं, ताकि अगर नया क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए तुरंत अप्रोच डेवलप कर पाओ, उससे कम से कम अप्रोच तो कर पाओ। परीक्षा में आप जनरल क्वेश्चंस जो आएंगे उसको आप कर ले जाओगे, लेकिन अगर आप सोचने की क्षमता रखोगे तो अच्छे क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। जैसे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक चीज़ें 20%, तो हम क्या इसको बोलते हैं 20%, मतलब होता है 1/5। ये एक बहुत मूलभूत चीज़ थी परसेंटेज के पीछे जो आपको जानना था। इसमें हमने बताया था ये 5 जो है वो बेसिक होता है, मतलब यही आपका बेस होता है, आधार होता है, मूल जिसको कहते हैं। कोई भी टोटल, इसको हमेशा मैंने आपको नाम दिया है टोटल। और ये क्या है, इसमें से इतना, 5 में से 1। अगर हम ये कहते हैं कि 20% बढ़ गया, मतलब 5 से 6 हो गया, 20% कम हो गया, 5 से 4 हो गया। ये मेन बात थी जो हम वहाँ समझ पाए थे, जो हमें वहाँ समझना था। आज एक और कॉन्सेप्ट आप समझिए। जैसे परसेंटेज जो है, परसेंटेज की पूरी संक्रिया गुणा में होती है। गुणा इन द सेंस आपको ये जानना चाहिए, आप मान लो कि जैसे दो कुछ भी है, 10 गुणे 20 इज इक्वल टू 200 होता है। अगर मैं बोलूँ ये 200 तो सेम ही रहना चाहिए, लेकिन आपने इसको जो है -10% डाउन कर दिया, कम कर दिया। -10%, 10 का 10% कितना होता है, 1, यानी 9 हो गया। ठीक है, आप 10 मत कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रखते हैं ताकि समझने में मदद मिले। 20 करिए, 20% आपने डाउन कर दिया, तो 10 का 20% कितना होता है, 2 होता है। तो इसको आपने कितना कर दिया, 2 कम करके 8 कर दिया। आपको ये 200 ही चाहिए होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर हम इसको डाउन करते हैं तो इसको बढ़ाना पड़ता है। तो हम इसको कितना बढ़ा दें ताकि ये हमारा 200 बना रहे। तो इसका क्या मतलब होता है, 20% का मतलब क्या था, 20% अगर हम डाउन किए हैं तो हमने क्या किया है, 5 से 4 किया है। पहली चीज़ समझिए आप। अब अगर ये रिजल्ट हमें बना के रखना है तो हमें इसको क्या करना होगा, 4 से 5 करना होगा इस 20 को। मतलब कैसे, यही आपका रिजल्ट तो यही आएगा ना, क्योंकि ये 5 जो है ये 10, ये 5 जो है ये वही 10 है, ये 4 जो है यही 20 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है ना, ये इस केस में भी सेम होना चाहिए, इस केस में भी सेम होना चाहिए। तो रेसिप्रोक करते हैं। ये क्यों रेसिप्रोक कर पाते हैं, क्योंकि इन दोनों में आप इसको अगर एक कांस्टेंट चीज़ मान लो
तो अगर ये x समझो, ये y समझो, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड है। जेड को आप कांस्टेंट मानोगे तो x इज इक्वल टू 1/y। मतलब क्या समझ रहे हैं आप, x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है। सिंपल सी बात है, ये जितना बढ़ेगा ये इतना घटेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करते हैं। अब आप देखो, ये 5 से 4 हुआ है, 20% कम, 20% माइनस हुआ है। ये 4 से 5 हुआ है, तो 4 से 5 मतलब क्या होता है, प्लस 25%। समझ पा रहे हैं कैसे? एक बढ़ाया ना, एक 1/4 गुणे 100, ठीक है, बराबर 25%। तो मैं बेसिकली यही समझाना चाहता था कि जब भी ऐसी दो राशियां हैं, x है y है, इसका रिजल्ट कुछ भी z हो रहा है, और बोला जा रहा है कि सेकेंड केस में भी ये z ही रहना चाहिए, तो अगर बोल दें हम कि x को जो है 10% बढ़ा दिया गया है, तो y को कितने % कम करना चाहिए कि ये बना रहे, मतलब ये z जो है वो बना रहे। तो अगर इसको 10% बढ़ाया गया है, इट मीन्स इसको 10 से 11 किया गया है, तो डेफिनेटली आप y को 11 से 10 करोगे। ये कॉन्सेप्ट आज तगड़े तरीके से यूज होगा। मैं बताऊंगा कैसे। तो ये दो फंडामेंटल दिमाग में रख के आगे हम बढ़ेंगे इस क्लास में। बाकी मैं क्वेश्चंस को कैटेगराइज करके लाने की कोशिश किया हूँ, बाकी क्लास के दौरान ही हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पहले बताना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, कुछ क्वेश्चन आसान लगेंगे भी क्योंकि आपने पहले पढ़ा है, उसका सॉल्यूशन मतलब आसान तरीके से देखेंगे, अच्छे तरीक़ों से देखेंगे क्या हो सकता है उसमें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखिए, लगाइए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए, एक छात्र को 20% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य छात्र को 32% अंक प्राप्त हुए और वह उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किया। तो आप समझ रहे हैं? आप ऐसा समझिए, उत्तीर्ण अंक मतलब क्या है, पासिंग मार्क। इंग्लिश में भी देखिए, ये पास्ट मार्क्स लिखा हुआ है, द पास्ट मार्क नहीं, पासिंग मार्क होता है। तो जो पासिंग मार्क है, जो पासिंग मार्क आपका है, क्या हो रहा है, एक छात्र को 20% अंक मिल रहे हैं और एक छात्र को 32% मिल रहे हैं। जिसको 20% मिल रहा है वो 30 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब -30 रह गया। और जो 32% पा रहा है वो 42 अंकों से 42 अंक अधिक पा जा रहा है इससे। अब यहाँ से आप समझो, ये जो स्टूडेंट मान लीजिए ए होगा, ये बी होगा, ए को पासिंग मार्क तक पहुँचने के लिए 30 नंबर चाहिए होगा और पासिंग मार्क से बी तक पहुँचने के लिए, ऊपर जाने के लिए 42 और लगेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 72 मार्क्स लगेंगे। परसेंटेज ये 20 पाया था, ये 32 पाया था, मतलब जो अंतर है 20 और 32 का, 32 माइनस 20 ये 12 है। 12 की वैल्यू है 72। फिर से वही चूकी इसलिए कॉन्सेप्ट, इसलिए 12 से इसको कट करेंगे 6, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6। क्या 1% की वैल्यू 6 है, समझिए आप, 1% की वैल्यू है 6। अब यहाँ से कैसे भी निकाल सकते हैं, पहले तो यही निकाल सकते हैं आप कि ये जो 20% पाया हुआ है तो इसका कितना होगा, 20% वाले का आप निकालिए। 1 की वैल्यू 6 है तो 20 की वैल्यू 120। 32 वाले का भी निकाल सकते हैं, 32 का 30 छक्का 180, 192। इसको 30 नंबर और चाहिए था ना पास होने के लिए, तो यानी कि 30 और एक आ जाता तो इसके जो नंबर आ जाते 150 नंबर आते और ये पास हो जाता। समझ में आ रहा होगा आपको? या तो इसमें से इसको 42 नंबर ज़्यादा पाया है तो -42 कर देते तो ये भी 150 पा जाता, यानी 150 नंबर पासिंग मार्क है। बट आप यहीं से डायरेक्ट सोचो ना, क्या कर सकते हो, 1%, 6 नंबर पे 1% पढ़ रहा है, यहाँ पे कितना है 30 नंबर, तो अगर 6 नंबर पे 1% बढ़ा है तो 30 नंबर पे 5% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या आप समझ सकते हो? 30 नंबर पे 5% बढ़ेगा, तो आप यहाँ से वो, अगर परसेंटेज आपको निकालना हो, मतलब कहने का मतलब मेरा ये था, अगर आपको परसेंटेज निकालना होता तो 30 पे 5% बढ़ेगा, तो ये 20% पाया था, अगर ये 20 प्लस 5% और पा गया होता, यानी कि 25% पासिंग मार्क इसका था। यहाँ से आप पासिंग परसेंटेज इजीली निकाल सकते थे।
उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आप जैसे भी कर सकते हैं, इधर से उधर से किधर से भी। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। बाकी हम इस कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चंस करेंगे जैसे आगे। हाँ, ये उत्तीर्ण होने के नाम पे एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। ये अलग लेवल का क्वेश्चन है। बाकी पहले आप इसको देखिए, अटेम्प्ट कीजिए, लगाने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। और या तो हम इसको होमवर्क में भी दे सकते हैं, आप अटेम्प्ट कर लो, लेकिन छोड़िए, लगाने में प्रॉब्लम होगी, हम बताते हैं इसको। अब इसको आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। एक परीक्षा में ए, बी और सी ने क्रमशः 28%, 36% और 53% अंक प्राप्त किया। बी और सी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, लेकिन ए जो है अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब सबसे पहले इंफॉर्मेशन ए है, बी एंड सी है, तो ए जो है ये हो गया फेल और ये दोनों हो गए पास। ठीक है, अब यानी डेफिनेटली ए को बताया है, ये 28% ये पाया है, एंड बी एंड सी 28% और 36%। ये सी भी था ना, इधर सी क्यों नहीं लिखा है, ये 36% और 53%। क्या बोला है, बी और सी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, लेकिन ए अनुत्तीर्ण हो गया। उनमें से एक 33 अंकों से उत्तीर्ण हुआ और ए 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। ये आपका होगा पासिंग मार्क, समझिए आप। पीएम में लिख रहा हूँ तो पासिंग मार्क। अब ये ए होंगे, इधर बी एंड सी होंगे। आप एक बात समझो, ये बोल रहे हैं ए जो है वो 33 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, -33 अंक। ठीक है, सॉरी, ए जो है 17 अंकों से बोला है ना, ये भाई साहब जो हैं ये 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, और उनमें से एक 33 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है। ये हमें पता ही नहीं है कि उत्तीर्ण कौन हुआ है 33 अंकों से। हमें ये बस पता है कि ये भाई साहब जो हैं ये 28% नंबर पाए हुए हैं, और ये लोग जो हैं 36 और 53 पाए हैं। अब यहाँ से आप समझिए, आपको दो केस पता है। आप पहले जो है, आप या तो मान सकते हो कि जो सी हैं ये इनसे, मतलब ये 33 अंकों से उत्तीर्ण हुआ होगा, या तो बी 33 अंकों से उत्तीर्ण हुआ होगा। तो आप एक बात समझना, 28 और 36 के बीच का जो अंतर है ये 8% का है। अगर आप बी को, मतलब अगर आप, हाँ, और इनका जो अंतर है, इनका देख लो, इनका जो अंतर है ये कितना है, 25% का है। अगर सी को आप पास करवाते हो, मतलब 33 अंकों से, तो इस 25 की वैल्यू जो निकल करके आएगी ना, ये 25 की वैल्यू आपको निकल करके कितनी मिल जाएगी, 17 ये है। और अगर इनको आप देते हो 33, मतलब कहाँ से, सॉरी, यहाँ से अगर इनको आप 33 नंबर ज़्यादा देते हो तो 17 ये 33 ये 25 की वैल्यू आ जाएगी 50, एक की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आप समझो, अगर एक की वैल्यू आएगी 2 तो 28 की वैल्यू कितनी आएगी, 56। 1% की वैल्यू 2 आई, 28% की वैल्यू 56 आ रही है। इस हिसाब से 36% की वैल्यू आ जाएगी 72, और 53 की आ जाएगी 106। ये आपको समझ में आ रहा है, 53 की आ जाएगी 106। अब 28 का 56, अब आप समझो, ये बोला जाएगा 17 नंबर से फेल हो गए हैं भाई साहब, तो पासिंग मार्क कितना हो जाएगा। अगर इस केस में आप देखोगे तो 17 नंबर और इनको दे दोगे, 56 14 70 होता है, 70 3 73 होता है, 73। अब पासिंग मार्क 73 है अगर, तो ये तो भाई साहब 72 नंबर पाए हैं ना, इस हिसाब से बी भी फेल हो गए। आप इस लाइन को पढ़ो, बी और सी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, लेकिन आपने क्या निकाला, आपके हिसाब से 73 नंबर पासिंग मार्क है और बी भी फेल हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ये 28% मार्क्स पाए हैं, पासिंग मार्क कुछ है, एंड बी एंड सी में जो ये 36 और ये 53% होता है, इनमें से ये भाई साहब हैं जो 17 नंबर से फेल हुए हैं, और इनको ही आप पास कराओ।
आपने यहाँ पे क्या किया था, सी को पास करवाया था 33 नंबर से, अब आप बी को 33 नंबर से पास करवा रहे हो। अब आप देखो 28 और 36 ये परसेंटेज है ना, 8% का जो अंतर है ये हो जा रहा है आपका 50। तो 4% का, ये आप सीधा समझा करो, सीधा समझो। जैसे यहाँ पे 1/2 इसका आधा हो रहा है तो ये भी आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 4 की वैल्यू 25 है, ठीक है। 4 की वैल्यू अगर 25 है तो आप ऐसे सीधे समझ सकते हो कि पूर्णांक क्या होगा, mm। 4 की वैल्यू 25 तो 25 की वैल्यू, सॉरी 100 की वैल्यू, 100% की वैल्यू 4 से 25 हुआ, 25 से 25 625। समझ में आया, पूर्णांक 625। अब यहाँ से अगर आप ए का निकालो, 4 की वैल्यू 25 थी तो 28 की वैल्यू, 4 की वैल्यू अगर 25 है तो 28 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 4 सत्ते 28 है तो 25 सत्ते 175, ठीक है। 175 नंबर पा गए भाई साहब कौन, ए। पास कितने नंबर से हुए हैं ये, मतलब फेल कितने से हुए हैं, 17 से। तो यानी कि जो पासिंग मार्क रहा होगा 192 रहा होगा। अब आप 36 की वैल्यू निकालो, तो अगर 4 की वैल्यू, वही यहाँ से आप समझो 4 की वैल्यू अगर 25 थी तो 36 की वैल्यू कितनी रही होगी, 4 गुणे 9, 25 गुणे 9, 225। ये भाई साहब पा गए कितना नंबर, 225। 225। अब यहाँ से आप देख लो प्लस 33 ही है ना, यही तो बोला गया था 20 से 33 नंबर से पास होता है, बस सेटिस्फाई हो गया। अब ये तो पास ही होंगे, जब 36 पे पास हो गया तो 53 वाला पास ही होगा। तो यानी कि पासिंग मार्क आपका निकल के जो आएगा 192 नंबर आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला कंडीशन था। पहला कंडीशन आप अवॉइड ही कीजिएगा, अगर ऐसे अनसर्टेन पासिंग मार्क रहेगा, अनसर्टेन क्वेश्चन है तो आप अवॉइड करो कि ज़्यादा नंबर वाले को आप पास करवाओ, क्योंकि अगर कम वाले को आपने पास करवाया तो ज़्यादा वाला डेफिनेटली पास हो जाएगा। इसमें मेन कॉन्सेप्ट यहीं से है। तो अगर इसकी ज़रूरत होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसको एक बार और बता करके शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा। बाकी हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूँ उसके बारे में है, चीनी की कीमत। अब आप हमको बताइए, आप घर पे अपने चीनी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, चीनी अगर आपको 30 रुपये पर किलो पे मिल रही हो, चीनी अगर आपको 30 रुपये पर किलो पे मिल रही हो, आप 5 किलो खरीद रहे हो तो 150 रुपये का खर्च आता है। मतलब क्या है ये, प्राइस कंजम्पशन और ये एक्सपेंडिचर। समझ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, प्राइस गुणे कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्चा व्यय। तो मैंने क्या बताया था आपको, एक बताया ना मैंने, यक्स गुणे वाई बराबर अगर जेड है तो इसको जैसे घटाते हैं ना उसका उल्टा इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, मान लो चीनी की कीमत बोल रहा है तो चीनी की कीमत रही होगी प्राइस गुणे कंजम्पशन रहा होगा बराबर एक्सपेंडिचर हुआ होगा। प्राइस को क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत 20% कम कर दी जाए, 20% 1/5, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5 से 4। तो खपत मतलब एक्सपेंडिचर बनाए रखना है, ये बराबर रखना है, तो एक्सपेंडिचर बनाए रखने के लिए इसको 4 से 5 कर देंगे। कितना बढ़ रहा है, 1/4 गुणे 100 बराबर 25%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत निहायत ही आसान प्रश्न था, ये सवाल था। हाँ, अब ये जो प्रश्न है ये अपने आप में बेहद शानदार प्रश्न है। इसको आप कहिए तो मैं, कहेंगे कैसे आप, इसको हम बाद में ही देखते हैं, क्योंकि इसको आपको समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। इसमें आ जाते हैं पहले, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं। बाकी आज की क्लास में हम अभी इलेक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे शानदार तरीके से। अंडे की कीमत में
50% की वृद्धि होने पर 24 में 4 अंडे कम आते हैं, 1 दर्जन अंडे की कीमत क्या थी। यहाँ भी बात वही है, प्राइस होगा गुणे, मतलब ये जो संख्या दे रहा है ये क्या है, कंजम्पशन है, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यही बात है। क्या बोला है, अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि। 50% मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, यानी प्राइस जो है 2 से 3 हो गई है। ठीक है, कंजम्पशन क्या हो गया होगा, 3 से 2 हो गया होगा। साधारण सी बात है, मैंने बोला है उल्टा उसका होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है, 24 रुपये में 4 अंडे कम आते हैं, मतलब क्या है समझ रहे, 24 रुपये पहले भी खर्च होता था और 24 रुपये ही अब भी खर्च हो रहा है। अब आप क्या करोगे, मतलब क्या हो रहा है, कंजम्पशन में क्या है, 4 अंडे कम आते हैं, मतलब देखो आप 1 यूनिट कम आ रहा है, जिसका मतलब है 4 अंडे। ठीक है, यानी कि पहले कितने अंडे आते थे, 1 का मान 4 है तो 3 का मान 12 अंडे, 1 का मान 4 है तो 2 का मान 8 अंडे। ठीक है, क्या बोल रहा है, 24 में 4 अंडे कम आते थे, मतलब कम आते हैं, मतलब यहाँ पे 24 रुपये में 12 अंडे, और यहाँ पे 24 रुपये में 8 अंडे। ₹24 में 8 अंडे। 1 दर्जन अंडे की कीमत क्या थी। 24 रुपये में 12 अंडे आते थे ना, यहाँ पे 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे होते हैं, तो 24 अंडे ही इसका आंसर हो गया। देखा, यहाँ पे भी आपको ये लगा देना, मैं भूल गया था, 25%, यहाँ पे 192 और यहाँ पे 150। ये आपको समझ में आया होगा। जब भी ऐसे बोलता है ना, इतने रुपए में इतने अंडे कम आते हैं, मतलब क्या होता है, वो रुपया पहले भी खर्च हो रहा था और रुपया अब भी खर्च हो रहा है। आप ये देख करके समझ पा रहे होंगे, आपको ये क्वेश्चंस आसान लग रहे होंगे अब। ये क्वेश्चन देखिए, सर्कस के 100 के टिकट की कीमत 12 रुपए है। जब टिकट की कीमत कम हो जाती है तो दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है। ठीक है, सर्कस के 100 के टिकट की कीमत 12 रुपये है। जब टिकट की कीमत कम हो जाती है तो दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है और कुल आय 20% बढ़ जाती है। कमी के बाद टिकट का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप 4 दोस्त हो, कहीं आप जा रहे हो पिक्चर देखने के लिए, तो वहाँ पे मान लो 10 रुपये पर टिकट के हिसाब से आप खरीद रहे हो, तो यानी कि आप 4 दोस्त मतलब दर्शकों की संख्या। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर दीजिए, दर्शकों की संख्या और टिकट की प्राइस, टिकट की प्राइस। 4 दोस्त आप गए हो, 10 रुपये पर टिकट से इनकम कितनी हो रही है, 40 हो रही है। इसका मतलब देखिए फिर से, प्राइस, नंबर एंड इनकम, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 12 रुपये टिकट की प्राइस है, गुणे दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है। 80% बढ़ने की बात कर रहा है, यहाँ का टिकट आपको नहीं पता है, दर्शक यहाँ पे 80% बढ़ रहे हैं। 80% कैसे बढ़ते हैं, अगर 80% का क्या मतलब होता है, 80% 4/5 आपको पता है, मतलब 5 से 9। 80% बढ़ने का क्या मतलब है, 5 से 9। यहाँ 5 दर्शक थे, यहाँ पे 9 है। यहाँ पे इनकम 60 हो रही होगी, यहाँ पे इनकम कितनी हो रही होगी। इसके लिए आपको एक लाइन और दिया है, कुल आय 20% बढ़ जाती है। 60 से 20% आपको बढ़ाना है। पहले से आपको बताता आ रहा हूँ, 20% की वैल्यू होती है 1/5। बढ़ाने का मतलब 60 में हम 6/5 का गुणा करते हैं, क्योंकि 5 और 1 ये 5 से 6 हो रहा है, तो 6/5 करना है। तो 60 × 6/5 12, 12 छक्का 72। ठीक है, यक्स की वैल्यू क्या आएगी, 9 से 72 चला जाएगा 8 बार में, यक्स बराबर 8 रुपये।
ये आप डीपली कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं और आंसर भी लाएंगे और तरीका भी आपका सबसे बेहतरीन होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया कीजिए। मैं किसी ना किसी तरह से आप तक उसका सही सॉल्यूशन और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके। 20% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है। 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है, यानी फिर से प्राइस जो है मतलब एक्सपेंडिचर जो है फिक्स है। मतलब क्या हो रहा है, फिर से देखो, प्राइस गुणे कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जो कि 600 रुपये है। ठीक है। कीमत में 5% की वृद्धि के कारण प्राइस जो है 20%, मतलब फिर से वही 5 से 6, कंजम्पशन 6 से 5। अब समझो बात को, 5 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है। एक यूनिट की जो स्थिति हो रही है कितनी है, 5 kg। यानी पहले कितना खरीदता था, 30 kg, अब कितना खरीदता है, 25 kg। ठीक है। 600 रुपये में बोला है ना। चीनी की मूल और बढ़ी हुई कीमत, पहले 30 kg था 600 रुपये में, 600 बट्टे 30 बराबर 20 रुपये। अब 25 kg है 600 रुपये में, 600 बट्टे 25 बराबर 25 दूनी 50, 10 25 चौके 100, 24 रुपये, 20 और 24। बस ये कॉन्सेप्ट आपको, यही मेन चीज़ है जो आपको समझना है। बस ये अगर सेम है तो सेम लेके चलो। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये बड़ी कीमत जो भी है ना, ये 600 सेम ले रहा है। पिछले क्वेश्चन में देखिए सेम नहीं था, ये जो है बढ़ जा रहा था, 60 से 72 हो रहा था। तो हमें एक चीज़ ये यूनिट नहीं पता थी, या तो ये नहीं पता होगी या तो ये नहीं पता होगी, कोई एक चीज़ आपको निकालनी होगी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लगाइए खुद से, मैं बताता हूँ। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, बाकी मैं तो लगा ही रहा हूँ। तो लगाया जरूर कीजिए, बिना लगाए आप देख करके कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर आपको तरीके में अंतर, तरीका आपका जो भी होगा वो लगेगा अच्छा लगाने में। अब देखिए यहाँ भी एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से फेल हो जाता है, जबकि अन्य परीक्षार्थी जो y% अंक प्राप्त करता है उसे न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा के लिए पूर्णांक क्या है? तो एक होगा पासिंग मार्क। अब यहाँ पे भाई साहब कौन कौन है, x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से फेल हो जाता है। यहाँ पे दो बंदे मान लीजिए, यहाँ पे कौन कौन है, एक भाई साहब हैं a, ये भाई साहब हैं b। इनको मिल रहे हैं x%, इनको मिल रहे हैं y%। a अंकों से फेल हो रहे हैं, -a अंक। b अंकों से ये पास हो रहे हैं, +b अंक। फिर से आप वही देखोगे, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए +a अंक +b अंक। यानी कि y% डेफिनेटली पास हुआ तो ज़्यादा परसेंट होगा, या कम परसेंट होगा। तो आपको ये पता चलेगा इन दोनों का अंतर कैसे आएगा। y - x% की वैल्यू दी हुई है a + b। यहाँ से a से b तक क्या जाना पड़ा था, a से b तक। y - x% की वैल्यू a + b। mm क्या होता है, पूर्णांक 100 होता है, 100 फिर वही है, चूंकि इसलिए हमेशा 100 × a + b बाई y - x। बस यही आंसर है आपका, और कुछ भी नहीं करना था इसमें। ऑप्शन में इसलिए नहीं दे पाया हूँ क्योंकि ऑप्शन देने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। बाकी सर्टेन आंसर है तो ऑप्शन की क्या ज़रूरत है, हिट एंड ट्रायल तो आप करोगे नहीं। ओके, अब आप देखो ये क्वेश्चन। अब हम आ गए इलेक्शन के क्वेश्चंस पे। बाकी आप ऐसा मत सोचिए कि एक्सपेंडिचर वगैरह के और भी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे हम। जैसे अभी 1-2 क्लास बाद आपका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जब और क्लियर हो जाएगा तो हम उस पर और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस की कमी नहीं है। मैं अभी यूपीएसआई के लेवल को देखते हुए चल रहा हूँ। आने वाली कुछ क्लासेज में आपको मैं सीजीएल के लेवल तक भी लेकर के जाऊँगा, ताकि आपको कभी बोलते हैं ना गच्चा ना खाएं आप एग्जाम में, उससे बचना है आपको।
अचानक से आप वही है तालाब में तैर के गए और वहाँ पे आपको नदी में उतार दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक को कुल वोटों के 41% वोट मिले और 5580 वोटों से हार गया। कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। क्या है? टोटल वोट ये 100 होगा। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं। 2 उम्मीदवार में ये एक को कुल वोटों का 41% मिलता है। तो दूसरे वाले को यहाँ पे देखिए कोई वोट बर्बाद नहीं हो रहा है, कोई वोट इनवैलिड नहीं हो रहा है, यानी कि पूरे के पूरे वोट मान्य हैं। तो इसको 41 मिला, तो इसको कितना मिलेगा? दूसरे वाले को 59 मिलेगा। सिंपल। बोल रहा है 5580 वोटों से हार गया है। अंतर कितने का है? 18 का। 18 की वैल्यू कितनी दी है? 5580 वोट। कुल वोटों की संख्या निकालना है आपको, कुल वोटों की संख्या। तो हमेशा कैलकुलेशन को इजी बनाइए। 18 से तो आप 100 तक नहीं पहुंच सकते हैं। 2 बनाने की कोशिश करिए, 2 बनाने की। तो यहाँ पे 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, 9 छक 54, 1 9 दूनी 18, 620। 2 की वैल्यू इतनी है, तो आपको निकालनी कितनी की है? 100 की। तो इधर भी 50 का मल्टीप्लिकेशन, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 0 तो आएगा ही। 5 दूनी 10, 0 से लगाए, 5 छक 30, 31,000। उम्मीद है आपको समझ ये चीज़ आप करिए। ये अब ये छोटा चीज़ है तो आपको आसान लग रहा है। बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन में आप बचोगे। आप पहले 1 का वैल्यू निकालो, फिर 100 तक जाओ। हालांकि यहाँ पे आप जा सकते थे, यहाँ पे आप 18 3 54 करते, 18 का नंबर 18, तो आपको 310 मिल जाता, तो 2 0 चिपका देते, उत्तर हो जाता। लेकिन मेरे हिसाब से वैसे ही कर लेते, ज़्यादा आसान होता देख करके काटने वाटने से। यहाँ पे आप सीधा काट देते अगर, तो 1 की वैल्यू आ जाती है 18 3 54, 18 का नंबर 18 है। फिर 2 0 यहाँ चिपकाइए, 2 0 यहाँ चिपकाइए, उत्तर। ठीक है। फिर से देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़िए। अब ये क्वेश्चन आपको बेहतर लगेगा लगाने में, थोड़ा अब आपको लेवल दिखेगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक को कुल वैध वोटों में से 55% वोट मिले और 20% वोट अवैध थे। यदि कुल वोट 5500 हैं तो दूसरे व्यक्ति को कितने वैध वोट मिले? ठीक है, अब आप समझो बात को। एक चीज़ आप समझो, कुल वैध वोटों में से 55% वोट मिले हैं एक को, और 20% वोट अवैध थे। सोच रहे हैं आप? 20% वोट अवैध थे। यदि कुल वोट 5500 हैं आप समझो, टोटल वोट 5500, सॉरी 5500 से क्या मतलब आपको? टोटल वोट है 100। अब टोटल वोट 100 है, कुल वैध वोटों में से 55% वोट मिले हैं, तो 20% वोट बोल रहा है अवैध है ना, 20%, यानी कि ये हो गए आपके वैध और ये अवैध, वैलिड इनवैलिड। तो वैध जो है वो 80% है, अवैध जो है वो 20% है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? वैध वोटों में से 55% वोट मिले हैं। वैध वोटों में से 55%, जो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक में उसमें से एक को मिला है कितना? 55%। 80 का 55% कितना होता है? 5 दूनी 10, 5 से 11 और 2 चौक 8, 44। तो दूसरे को कितना मिला होगा कुल वैध में से? 36। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। एक को मिल रहा है 44, दूसरे को मिल रहा है 36। तो बोले हैं दूसरे व्यक्ति को कितने वैध वोट मिले हैं? टोटल वोट कितने थे? 5500। इसका 36% आप निकाल लो, ये मिले हैं दूसरे वाले को। अब फिर से आप गुणा करने का तरीका देखो। 6 25 0 80 लगा 3, 6 3 9 5 45 3 48 को 8 80 लगा 4,
और 3 5 15 4 19 आंसर। समझ में आया? कुल कुल जो वोट थे वो 100 थे। 100 में से 80% वैध हुए थे, 20% अवैध हो गए थे। इस 80 में से 55% कोई एक उम्मीदवार को मिला था, 44 वाले को, और दूसरे वाले को, तो जब आप 44 पता चल गया तो 36, 80 - 44 36, दूसरे वाले को 36 मिले। अब वही पूछा है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है ना, 100 को ही आपने माना हुआ है, बाकी जो है सब कुछ उसके अंडर में ही है। तो ये 100 का मान मतलब वही 5500 दिया हुआ था टोटल, आपने 36 का मान निकाला, आपका आंसर आ गया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। विजयी उम्मीदवार ने कुल वोटों का 48% वोट हासिल किया है और 1100 वोटों से जीत हासिल की। आप एक बात समझो, कुल की बात कर रहा है ना, तो 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, कुल में से ये भाई साहब पा रहे हैं 48%। 8% ने वोट नहीं डाला है, दूसरे वाले का आपको पता है क्या? नहीं पता है ना। 8% इसमें से नहीं डाल रहे हैं। आप एक काम करो ना, जब दूसरे वाले का आपको पता ही नहीं है तो आप ऐसा मान लो ना कि तो 8% ने वोट नहीं डाला है, तो आप ये समझो कि 48 ये हैं, 8 ने नहीं डाला, टोटल डाला कितने हैं? 92 ने डाला है। 92 में से 48 इनको मिल गया है, तो 44 इनको मिला होगा। अंतर 1100 वोटों से जीत रहे हैं, तो 4% की वैल्यू 1100 है। वोटों से जीत हासिल की, कुल वोटों की संख्या याद करनी है, 4% की वैल्यू इतनी है, तो आपको 100 का निकालना है। तो इसको भी पहले 1 बना लो, 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 4 5 20, बस 1 की वैल्यू इतनी है, तो 100 27,500। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 60 वोट अवैध पाए गए, मतलब टोटल यहाँ पे 100 रहा होगा। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, 90 ने डाला है। साठ वोट जो हैं अवैध पाए गए हैं। विजयी उम्मीदवार को कुल वोटों का 47% मिला है, मतलब ये 90 जो है इसमें से 47% इसको मिला है। दूसरे वाले को आपका नहीं पता है, आपको नहीं पता है। अब देखो आप, 60 वोट बोला है ना अवैध पाए गए हैं, इनका तो 47 आपको मालूम था। अच्छा आप ये बात बताओ, अगर आपको दूसरे का परसेंटेज तो नहीं मालूम है और यही वोट खराब हो रहा है, अगर ये वोट नहीं रहता तो ये 47 पाते 90 में से, और ये भाई साहब पा जाते 43%। पा जाते कि नहीं पा जाते? पा जाते ना। लेकिन ये 60 वोट जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। आप एक चीज़ क्यों नहीं मान लेते हो कि ये जो 60 वोट अवैध पाया गया है, ये जो 60 वोट आपको अवैध यहाँ पे दिखाया गया है, ये 60 वोट जो है इन्हीं को आप दे दो, इसको यहाँ पे 60 वोट दे डालो। 43% प्लस नहीं होता है, 60 वोट आप इसको दे दिए मान लो। तो अब जो है ये जो 308 वोटों से जीत रहा था ना, अब इसको जब 60 वोट आप दे दिए हो, तो अब भाई साहब जो हैं ये 308 से नहीं जीत पाएंगे, 60 वोट और कम रहेगा, 248 वोटों से ये चुनाव जीत पाएंगे। मतलब 4% की वैल्यू, ये जो अंतर है 4% का, इस 4% की वैल्यू 248 हो जाएगी। और आपको निकालना क्या है? नामांकित मतदाताओं की संख्या। तो 4 की वैल्यू इतनी, 1 की वैल्यू 4 4 24, 4 दूनी 8, और 100 की वैल्यू 6200। फिर से समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोला हूँ कि आपको ये तो पता था कि 10% नहीं दिए हैं, 47 जो है 90 में से मिल रहा है, 90 में से। अब 90 में से जब 47 मिल रहा है, तो अगर कुछ भी बर्बाद ना हुआ हो, कोई वोट जो 90% लोग डालें, अगर उसमें से कुछ बर्बाद ना हुआ हो, तो क्या होता है एक्चुअली, 90 में से 47 इनको मिलता है, तो 43 इनको भी मिल जाना चाहिए, लेकिन 60 वोट बर्बाद हो रहा था। आपको ये तो पता है कि डिफरेंस इतने वोट का है, तो जो 60 वोट बर्बाद हो रहा है ना, वो इन्हीं को दे दीजिए आप। अरे ये तो जीत ही रहे हैं, तो अभी जो 60 वोट से, मतलब 60 वोट इनका और कम हो जाएगा, जीत का जो डिफरेंस है कम हो जाएगा, क्योंकि इनको 60 वोट का और फायदा आपने दे दिया है।
तो ये जीत का डिफरेंस अब 248 हो गया, तो 4 की वैल्यू 248 है, 100 की वैल्यू 6200, पूरा आपका निकल गया। ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर संख्या में कोई वोट बर्बाद हो रहा है तो वो संख्या उठा करके जिसका आपको नहीं पता है ना उसी को दे डालो, इधर विनिंग साइड हो और लूजिंग साइड हो, चाहे कोई जीत रहा हो चाहे कोई हार रहा हो। कल की क्लास में मैं आपको और भी बताऊंगा जहाँ 3-3 उम्मीदवार आएंगे। अभी 2 उम्मीदवार पे क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार इसको पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़। दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10,000 मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, डाले गए 75% वोट वैध हैं। मतलब आप समझो 100 टोटल, इसमें से 75 तो वैध बोला गया है आपसे, लेकिन ये 25 जो अवैध हो रहे हैं वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगी ना कि ये जो 10,000 वोट ये एक्स्ट्रा बच जा रहा है, यहाँ पे 10,000 वोट ये डाले ही नहीं गया है। आपको समझना ये होगा अब इस 75 में से क्या हो रहा है एक्चुअली में, 18% तो इसको मिल रहा है लूज़र को, विनर को नहीं पता कितना मिल रहा है। 75 में से 18, ये एक्चुअली 100 का ही 18% है क्योंकि कुल वोटों का बोला है, तो 75 ही वैध थे। लेकिन ये 10,000 वोट की वजह से ना, ये 100 का 75 रियलिटी में थोड़ी है। 100 तो मान लीजिए कुछ भी रहा होगा, 100x कुछ रहा होगा, इसमें से 10,000 पड़ा ही नहीं है, तो ये जो 75 है 75x थोड़ी हो रहा है, ये तो इसका भी 75 आना चाहिए ना। ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे फिर से आप ये समझो ना यहाँ पे कि 100 में से जो 75% वोट मतलब जो वैध हैं, आप समझो ये 10,000 जो नहीं डाले हैं ना, अगर ये 10,000 भी डाल दिए होते तो इन 10,000 में से भी ये 75% वैध हो गया होता। तो 10,000 का 75% कितना होता है, पहले आप ये समझिए। 10,000 का 75% मतलब 3/4 आपको बेसिकली करना था, लेकिन ठीक है 7500। अब आप एक बात बताओ, ये हारा है, इसको पहले से पता है कि 18% ही पा रहा है, तो आप इसको दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे ना। मैं क्या बोला, जिसका नहीं पता है उसी को आप दे सकते हो। अब ये जो 7500 वोट यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ गया है, ये 7500 वोट आप विनर को दे दो। अगर आप विनर को दे दोगे तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे कोई भी वोट आपका बर्बाद नहीं है। 75% इसके वैध जो हैं वैध वोट हो गए हैं, 25% अवैध हैं, इतना ही। अब इसमें से जो 75% जो यहाँ पे आया है, तो विनर जो है पहले 2250 वोटों से जीत रहा था, इसको आपने 7500 वोट दे दिया, तो अभी कितने वोट से जीत रहा है? 2250 और 7500, 5 7 9, अब ये 9750 वोट से जीत रहा है। 100 में से 25 अवैध हो चुके हैं, 18 लूजर को मिल चुका है, तो अब बचा कितना? 25 18 होता है कितना? 33, 25 18 सॉरी 25 18 43, तो यहाँ पे कितना बचा? 57 विनर को मिला। अंतर कितने का है? अंतर हो रहा है यहाँ पे 39% का। 39% की वैल्यू कितनी है आपकी? 9750। तो इसको कट पिट लगाओ, 13 3 39 होता है, 13 7 91, 6 13 5 65, 750, 3 से 250। तो अब निकालोगे अगर टोटल वोट 100 की वैल्यू 25,000। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या बोला, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10,000 मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, डाले गए 75% वोट वैध हैं। 100 था, 100 में से जो वोट डाला गया उसमें से 75% ने सही वोटिंग की, 25% ने कहीं बटन गलत दबा दी थी, 25% ने खराब वोटिंग कर दी। तो 100 का डिस्ट्रीब्यूशन तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये कुल वोट तो नहीं है ना। 100 में से 75 25 ये कुल वोट तो नहीं है, क्योंकि 10,000 तो यहाँ पे हुआ ही नहीं था। ये मान लो 100 किसी भी ज़िले में अगर कुछ रहा हो, अगर मान लो यहाँ पे 1,000 लोग हों, ठीक है, तो अगर ये बोला जाए कि सबने वोट डाल दिया है, तो बोल दोगे आप कि भाई ठीक है 40% नहीं इधर डाल 40%, या फिर आप कुछ भी बोल रहे हो
इसमें से 90% सही डाल दिए, 10% गलत डाल दिए, तो 900 वोट सही पड़े होंगे, 100 वोट गलत पड़े होंगे, कह दिए ना आप। अच्छा, अगर ये मान लो इस 1000 में से कोई 100 लोग वोट ही ना दिए हों तो भी 10% वोट खराब हुए, लेकिन वोट कितने पड़े हैं? 900 केवल वोट पड़े हैं, उसमें से 90-10 है, तो ये 900 और 100 आप नहीं कह सकते हो ना। अब ये तो 900 अपने आप में 100% है, तो ये आपका क्वेश्चन गलत करवा देगा। इसलिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि आप जो है इस जो 10,000 वोट नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, इनको भी आप डलवा दो। अब इनको भी आप डलवाओगे तो ये भी उसी रेशियो में जाएंगे, 75 इनके भी वैध होंगे और 25 अवैध होंगे। तो इसका 75 जब आपने निकाला तो आपको 7500 मिल गया। अब आपको ये पता था कि इसमें से 18% जो पाया है वो हारा हुआ है, तो जो जीता हुआ है, अब क्या है ना, अब आपका यहाँ एक भी वोट बर्बाद नहीं हुआ है। नहीं तो ऐसे क्या था, यही मैं बताया ना, 1000 में से 900 ने वोट डाला था, इसमें से जो भी आप कर रहे थे, तो इस 900 में से अगर आप बांट रहे थे तो आपका 10% 90 होते, 9% 810 होता, ऐसे होता, तो ये 1000 का नहीं ना आ पाता। और यहाँ पे इसने साफ साफ बोला है कि इसने 18% कुल मतों का हासिल किया है, 18%। ये देखो आप, 18% कुल वोटों का 18%। तो अगर आप इस 10,000 को छोड़ दोगे ना तो ये 18% आपका गलत करवा देगा, क्योंकि ये 10,000 तो आप छोड़ के आ रहे हो, तो आप कुल का 18% कैसे इसको दे पा रहे हो। लेकिन अब क्या है, अब ये 10,000 भी पोल हो चुके हैं। जब 10,000 भी पोल हो गए तो इसको 18 मिल रहा है, ये 25 है, ये 18 है, तो इसको साफ साफ आप कह सकते हो 53 मिल रहा है, सॉरी 57 मिल रहा है, 57 मिल रहा है इसको। और जो ये पहले 2250 वोट से जीत रहा था, अभी इसको 7500 और वोट आपने दे दिया है, तो ये 9750 से जीत गया है। 1 घंटा आपको फर्क नहीं पड़ता है कितने भी वोट से जीते वो। तो इन दोनों का अंतर 39 का मतलब 9750। और आपने जो भी निकाला यहाँ पे कैलकुलेशन आपने देखा है, ये तरीका था इसको लगाने का। पहले इसको पढ़िए, खुद लगाने की कोशिश कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। 2/5 वोटर मुलायम सिंह को वोट देने का वादा करते हैं और बाकी वोटर मायावती को वोट देने का वादा करते हैं। चुनाव के दिन 15% मतदाता मुलायम सिंह को वोट देने से मुकर गए और 25% मतदाता मायावती को वोट देने से मुकर गए। मायावती 600 वोटों से जीती, मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप समझिए, ये मुलायम सिंह और ये मायावती, ठीक है। 2/5 वोटर मुलायम सिंह को वोट देने का वादा करते हैं। 2/5 मतलब 2/5 का क्या मतलब होता है, इनको 2 इनको 3। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप इसको 200 कर लीजिए और इसको 300 कर लीजिए। ये लोग वादा किए हैं, टोटल 500 लोग होंगे, इसमें से 200 और 300 ने वादा किया है। अब चुनाव के दिन 15% मतदाता मुलायम सिंह को वोट देने से मुकर गए। चुनाव के दिन, डे ऑफ इलेक्शन, 15% मतदाता मुकर जाते हैं। 200 का 15%, अब आप यहाँ से मुजबानी निकालना शुरू कीजिए। आपको पता होना चाहिए 200 का 15% आप करते हो 30 होता है, मतलब 30 लोग मुकर गए, इनका 25% मुकर गया, ठीक है। पहले चीज़ ये जानिए ना, 2 ही उम्मीदवार हैं। ऐसा मत समझिए कि अब मायावती और मुलायम सिंह से मुकर के जाके भाजपा को दे दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। ये 2 ही की बात की जा रही है। अब यहाँ से 25% मुकर रहे हैं, तो 300 का 25% कितना होता है, सिंपल 2 जीरो से 2 जीरो जब खत्म होता है तो 75। यहाँ पे 75 लोग मुकर गए, यहाँ पे 30 लोग मुकरे थे, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो 75 मुकरे हैं ना, ये यहाँ पे आ जाते हैं देने, और ये जो 30 मुकरे हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं देने। समझ रहे हो आप, ठीक है ना। अब इसमें से मतलब आप देखो 200 लोग थे, 200 में से 30 चले गए, 75 आ गए। मतलब आप ऐसे समझो 200 थे, 30 चले गए, 75 आ गए, नेट कितना हुआ, मतलब 75 का फायदा 30 लोगों का जाना हो रहा है, यानी कि 45 का तो फायदा हो ही रहा है। 75 लोग जा रहे हैं, 30 लोग आ रहे हैं, मतलब 45 का फिर भी नुकसान हो रहा है।
यही हो रहा है ना। तो यहाँ पे 200 प्लस 45, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो 300 माइनस 45, इनको मिल गए 245 लोग, इनको मिल गए 255 लोग। अंतर कितने का है? कौन जीत रहा है? मायावती जीत रही हैं। कितने से? 10 वोटों से। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? 600 वोटों से। मतलब 10 की वैल्यू कितनी है? 600 है। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी आपके पास? 500 थी। तो 10 की वैल्यू 600, 1 की 60, तो 500 की 50, 500 चिपका रहे हो ना, तो 5 मतलब यहाँ पे आप गुणा कर रहे हो 500 का ना, तो यहाँ पे गुणे 500 30,000। खत्म। आसान क्वेश्चन था, बस समझने की चीज़ है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न देखिए, अभी इसमें आपको मैं 2 तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। 2 तरीके से नहीं, अच्छा सॉरी, जनसंख्या वाले में बताएंगे। ये तो एक सिंपल है। एक शहर में 45% पुरुष विवाहित हैं और 25% महिलाएं विवाहित हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी एक से अधिक बार शादी नहीं करता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि पुरुष हैं मेल, ये है फीमेल। पुरुष में से 45% पुरुष विवाहित हैं। अच्छा, आप समझो एक बात को, अगर कपल है, तो कपल जितने पुरुष होंगे उतने ही महिलाएं भी होंगी। तो 45 पुरुष विवाहित हैं, ये जो है मेल फीमेल। ठीक है। इसमें से मैरिड अनमैरिड, आप इधर लिखो मैरिड, क्या हो रहा है, मैरिड अनमैरिड, इनकी मैरिड अनमैरिड। 45% पुरुष विवाहित हैं, तो कितने अविवाहित होंगे? अगर 45 विवाहित हैं तो 55 अविवाहित होंगे पुरुषों में से। ये भी अपने आप में 100 है, अपने आप में, और ये भी अपने आप में 100 है। तो फीमेल 25% महिलाएं विवाहित हैं, मतलब ये जो है 25% विवाहित हैं, तो ये कितनी खाली होंगी? 75% सिंगल। ये 55 सिंगल, ये 75 सिंगल। स्कोप ज़्यादा है, देख रहे हैं? मतलब अगर देखेंगे 55 और 75 में स्कोप बहुत ज़्यादा है, सबको एक मिल सकती है आराम से। खैर आगे बढ़िए। अब हम बताएं आपको, परसेंटेज और रेशियो की बात बराबर ही होती है। अगर आप इसको कट करते हो तो आप देखोगे 55 और 45, मतलब अगर आप 5 से काटो 11 9, यहाँ पे काटो 5 5 25, और ये कितना है? सॉरी 25 से ही कट जाएगा ना, ये 25 से कम 25, 25 या 75। लेकिन चूंकि जितने पुरुष हैं ना उतनी ही महिलाएं विवाहित होंगी। इसका मतलब क्या है ना, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। तो ये तो 9 है, ये 1 है, बराबर करना किसको आसान है? इसको भी 9 बना दो ना। अब ये 9 हो गए, ये 27, इन दोनों का जोड़ा बन गया। अब आपसे पूछा क्या है? कोई भी एक से अधिक बार शादी नहीं करता है। जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है? अब जनसंख्या टोटल कितनी हो गई, यहाँ से आप देखो, ये दोनों बराबर करने से ना ये दोनों आपके सेम स्टेटस में आ गए। मतलब 11 पुरुष अविवाहित हैं, 27 महिलाएं अविवाहित हैं, और 9 पुरुष महिला विवाहित हैं। मतलब टोटल संख्या कितनी हो गई? टोटल 11 प्लस 18 प्लस 27, टोटल अब कितना हो गया? 18 27, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 45, 45 11 56 हो गई टोटल जनसंख्या। इसमें से पूछा है कितना प्रतिशत विवाहित हैं, तो 56 में से 18 जो है विवाहित हैं। 18 56 का कितना प्रतिशत है? तो 4 से 14 और 4 से 25, 2 7 14, 2 9 18, 25 9 225 बट्टे 7, 7 3 21, 1 7 दूनी 14, और 7 21 1 7 दूनी 14, 1/7% आंसर। समझ में आया होगा आपको?
कोई भी ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मतलब आप समझिए बात को, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने बोला कि अगर यहाँ से रेशियो हमको पता चला है, पुरुष अगर 9 हो रहे हैं, महिलाएं 1 हैं, तो महिलाओं को भी 9 बना दो ना। जितने पुरुष होंगे उतनी महिलाएं, तभी तो, समझ रहे हो ना, तभी तो हो पाएगा मेल मिलाप। दोनों को जब बराबर करना है तो दोनों को शादी करवानी है, तो एक के पास 2 नहीं रह सकती हैं, एक के पास 1 ही रखना है, तो 9 से 9। अब ये 9 बनने के चक्कर में तब 27 होना पड़ रहा है अनमैरिड महिलाओं को। तो आपको इंडिविजुअल सबकी संख्या पता चल गई, लगा लो आप। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ पे आइए। ये क्वेश्चन अभी रोकेंगे क्योंकि इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताना है, जिसको बोलते हैं वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज बताएंगे आपको, भारित माध्य। यहाँ पे आप समझिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचा सकता है। मतलब आप समझो, इनकम 100 होगी, सेविंग, इनकम बराबर क्या होता है, सेविंग 25% प्लस एक्सपेंडिचर 75, खर्चा। ठीक है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 120 हो जाती है प्लस 20%। ठीक है, सेविंग बोल रहा है उतनी ही रहती है, 25 ही रहती है। अब एक्सपेंडिचर क्या होगा, 120 में से 25 बचा लिया है, खर्चा कितना कर दिया होगा, 95। ठीक है, तो उसके 50% पहले इतनी राशि बचाता है, तो उसके डी नहीं बोलेंगे यार इसको, ये एक्सपेंडिचर है, इसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो खर्च पहले 75 था, अभी 95, कितने का हो रहा है, 20 का। तो 20 कितने पे, 20 जो है 75 पे गुणे 100। एक्सपेंडिचर में प्रतिशत वृद्धि, 25 या 75, 25 चौक के 100 बराबर 80/3 बराबर 3 दूनी 6, 2 3 छक 18, 2/3%, 26 सही, 2/3%। उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं आगे। हाँ, ये प्रश्न देखिए आप, अपने आप में बहुत सुंदर सवाल है। ये भी लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक एलिगेशन होता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एलिगेशन तब बताऊँ जब आप लोगों को एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाया जाए। यहाँ पे आप कैसे समझ सकते हैं, एक गांव की कुल जनसंख्या 5000 है। आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मैं अगर आपको बोलूँ ए के पास 20 रुपए हैं, बी के पास 30 रुपए हैं, इनको हम 10% ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 10% इनको ज़्यादा दे देते हैं, 10%, तो इनके पास कितना हो जाएगा, 10% क्या होता है, 20 का 2 होता है, तो इनके पास 22 हो जाएगा। इनको भी सेम हम 10% बढ़ा देते हैं, 30 का 10% कितना होता है, 3 होता है, 33 हो जाएगा। टोटल कितना हुआ, 55। समझ में आ रहा है आपको, 55 रुपए। अच्छा आप एक बात बताओ, दोनों को 10-10 बढ़ाया ना, तो अगर हम 20, 30, 50 को ही 10 बढ़ा दिए होते तो 5 बढ़ता ना, 55 आता कि नहीं, सेम आता। इस चीज को समझिए आप, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, जो कि बेसिक तरीके से मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये देखिए ये भी बेसिक ही है, बस समझने की बात है। क्या बोल रहा है, कुल जनसंख्या 5000 है, ठीक है। अगर मान लो आप, ये मेल है, ये फीमेल है, बोल रहा है कि 10% मेल बढ़ रहे हैं, 15% फीमेल बढ़ रही हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इस 15 को आप समझो ऐसे 10 + 5, ठीक है ना। मतलब अब 5000 का 10% ये भी बढ़ा, 10% ये भी बढ़ा, तो अगर 5000 का टोटल 10% निकाला जाए, यही बात है। जैसे ये मान लो कुछ 30 रहा होगा, जैसे वहाँ था ना 50 को आपने बांटा हुआ था, 50 को
30 में, 20 में, लेकिन जब दोनों को 10-10 बढ़ा रहे हैं तो सीधे 50 को बढ़ा दिए 10 तो 55 हो गया। तो ऐसे ही 10 इसको बढ़ा रहे हैं, 10 इसको बढ़ा रहे हैं, तो सीधे 5000 को ही 10 मतलब बढ़ा दीजिए 10। 5000 का 10 कितना होता है? 500 होता है। समझ रहे हो आप बात को? 5000 का 10% जो होता है 500 होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, ये संख्या जो है बढ़ करके फाइनली कितनी हुई है? 5600 हुई है। यानी कि बड़ी कितनी थी? 600 बड़ी थी। 600 में से 500 तो बढ़ गई, केवल 10-10% दोनों बढ़े तब। आपको पता क्या नहीं है? आपको ये नहीं पता है 5% जो एक्स्ट्रा बढ़ा है फीमेल। तो 500 तो बढ़ गई है, बचा कितना बढ़ने के लिए? 100। अब आप हमको बताइए 100 कहाँ से बढ़ा होगा? ये तो 500 तो पता चल गया आपको कि बढ़ गई है। ये 100 बढ़ी होगी फीमेल के 5% ज़्यादा बढ़ने से। तो अगर फीमेल का 5% 100 है तो फीमेल का 100% कितना होगा? 5 पीसम 100, तो 100 का मान 2000। यानी टोटल फीमेल कितनी रही होंगी? 2000, तो मेल 3000। बस व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन इन द विलेज? 3000। आपको समझ में आया? मतलब 5000 तो था, इसमें से हमने बोला ये मेल हैं ये फीमेल हैं, 10% ये भी बढ़ेंगे 10% ये भी बढ़ेंगे, तो टोटल हम 5000 को ही 10% बढ़ाएंगे तो 500 लोग बढ़ गए। लेकिन टोटल 600 बढ़ रहे थे तो 100 लोग एक्स्ट्रा बढ़े हैं, तो फीमेल भी तो 5 एक्स्ट्रा बढ़ी थी 5%। तो ये जो 100 लोग एक्स्ट्रा बढ़े हैं तो क्या ये 5% लोग नहीं है? ये जो फीमेल की जो 5% थी यही तो है 100 लोग। तो अगर फीमेल की 5% 100 हैं तो फीमेल की 100% कितने होंगे? 2000 होंगे। यानी फीमेल टोटल 2000 और मेल टोटल 3000। समझ में आया होगा आपको? अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन हमने अभी छोड़ रखा है उसकी तरफ। हाँ, 18 क्वेश्चन हमने लिया था। तो सबसे पहले तो हम आएंगे, कहाँ है क्वेश्चन में छोड़ा? अच्छा एक सेकंड सॉरी, इधर छोड़ा हुआ है ना। अरे हाँ, वेटेज एवरेज जो हमें देखना था। ठीक है, इसमें पहले तो इसको हटा ही दो। अरे ये भी टच हो जा रहा है ना। अब देखिए वेटेज एवरेज में क्या होता है। वेटेज एवरेज में हम निकालते हैं किसका कितना भार है। मतलब एक होता है ना परिवार में किसका वेटेज ज़्यादा है। जैसे कि क्रिकेट में भी देखिए होता है, सिंपल सा है। अगर कोई एक खिलाड़ी शतक भी मार रहा है, उसका नाम नहीं है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, तो उसका कम नाम होता है जितना एक 50 मार के कर लेता है। मतलब आप समझिए महत्व की बात है। यहाँ तो भार की बात हम कर रहे हैं। चावल दाल चीनी का व्यय का अनुपात 7:13:5 है। ठीक है, व्यय चावल राइस दाल चीनी शुगर, ये भी पल्स ही लिख लीजिए, अंग्रेजी भी आती है पल्स। ठीक है, 7:13:15, ये 7 हैं, ये 13 हैं, ये 15 हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, मतलब हमें यहाँ पे करना क्या पड़ता है ना, यहाँ पे हम सबका अलग अलग निकाले होते हैं। 17% इसको बढ़ाएंगे, 20% इसको बढ़ाएंगे, 15% इसको बढ़ाएंगे, परेशानी ज़्यादा होगी। आप देखिए इंक्रीमेंट क्या हो रहा है। इंक्रीमेंट क्या क्या है, इसको थोड़ा सा और हम सरका लेते हैं, अच्छा लगेगा। अरे नहीं निकल बढ़ा जाएगा। चलिए इंक्रीमेंट क्या है। इंक्रीमेंट यहाँ पे ये है कि पहले यार इसको मिटा दो, इंक्रीमेंट आप ऐसे ही समझ लो। ये 17% बढ़ रहा है, ये 20% बढ़ रहा है और ये 19% बढ़ रहा है। आप इसमें से किसी एक को बेस मान सकते हो। आप यहाँ पे जैसे 19 को बेस मान लो, चूंकि 17-20 के बीच में 19 है, 19 को आप बेस मान लो। मतलब आप ऐसे मान रहे हो ना कि सबको 19% ही बढ़ना चाहिए, तो 19% नॉर्मल आप मान लिए हो, आपका नॉर्मल है ये। तो 19%
यहाँ पे आप देखोगे तो 17 मतलब 19 से कितना कम है, -2%। 20 19 से कितना जाता है, +1%। 19 19 से 0 ही होता है। अब यही है भारित माध्य। इस -2 का भार कितना है, 7 के बराबर। 13 का भार कितना है, 1 का भार कितना है, 13 के बराबर। 15 का 0। अब आता है रिजल्टेंट। 7 दूनी -14, 13 एकन्नम +13 +0 बराबर -1। अब ये -1 चूंकि क्या हो रहा है, आपने एवरेज लिया है सबके हिसाब से, तो -1 जो है ना, ये जो है सब में से बराबर बराबर कम होना चाहिए। सब में से ये बराबर बराबर कम होना चाहिए। सब क्या था, 13 7 20 15। एक सेकंड, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, सॉरी, ये 5 है ना। 13 7 20 5 25। कितना कम हो रहा है, 1। हमारा था कितना, 19, जो हमने बेस माना था। हमने मान लिया इतना तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हमें मिल क्या गया है, माइनस मिल गया है। तो 19 माइनस 1/25 गुणे 100, क्योंकि ये प्रतिशत है, प्रतिशत। तो ठीक है, 1/25 गुणे 100, सॉरी 1 गुणे 25। एक सेकंड, क्या हो रहा है, अरे प्रतिशत कहाँ, ये परसेंट ही है ना। टोटल 25 में से 1%, मतलब ये हो गया 19 माइनस 0.04 बराबर 18.96%। मतलब ये परसेंट ही था ना, आपको परसेंट नहीं निकालना था। मतलब ये भी तो 19% था, ये भी तो परसेंट ही है। ये है, ये एक जो है वो सब में से, मतलब एक को सब में बांट देना है। यहाँ फायदा आए नुकसान आए जो भी आएगा वो सब में बांट देना है। अब इसको एक बार और देख सकते हैं। मैं दूसरे को बेस मान लेता हूँ, ऐसे आप समझिए। आप इसको ऐसे भी कर लिए या फिर ऐसे आप समझिए। अब इंक्रीज आप देख रहे हैं तो 17%, 20%, 19%, यही है ना। अब मैं कह रहा हूं कि आप 20% को मान लीजिए बेस। 20% को आप बेस मान लिए तो ये कितना है, 20 से -3, ठीक है। 20 0 है, 20 से ये कितना है, -1। अब ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये परसेंट ही है सब, देखिए परसेंट ही है। अब एवरेज की हम बात किए थे ना, इसीलिए आप देखो 7 त्रिक 21 -21%, 5 एकन्नम 5, यानी कि -5%, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 21 और 5 होता है 26, जो रिजल्ट हुआ। अब ये 26 जो है ना सब में बटेगा। सब कितने हैं, टोटल 25 हैं। आपका ये कितना था, जो आपका बेस था 20 प्लस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, यानी 20 माइनस 25 एकन्नम 25, 1 25 एकन्नम 25, पॉइंट लगता है 1, तो एक बार में नहीं जाएगा, 0.4, 1.04। इसको आप घटाओगे तो 18.96% आंसर। आप इसको 17 से भी कर सकते हैं, आप किसी को बेस बना सकते हो, या तीनों में से कोई भी बेस ना बनाओ तो भी आप कर सकते हो। ऐसे भी आप एक बार समझ लो क्या है, यही है ना, राइस पल्स एंड यस क्या था भाई, शुगर। तीनों का क्या क्या था, 7 13 और 5, और इंक्रीमेंट 17 20, 17%, 20% और 19%। 18 इसमें कहीं नहीं है ना। अब आप जो बेस मान लो 18 को मान लो, ठीक है। 18 को मान के देख लो, 18 मानोगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये -1 रह जा रहा है, ये प्लस का 2 हो जा रहा है, ये प्लस का 1 हो जा रहा है, ना। अब फाइनल रिजल्ट आप देखोगे तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, 7 एकन्नम 7 -7%,
13 दूनी 26 प्लस 26%, 5 एकड़ नम 5 प्लस 5%। अब बेस 18 था, रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, रिजल्ट कितना है 26 5 31 में से 7 अगर निकल जा रहा है तो 26 5 31 में से 7 निकल रहा है तो 24% आ रहा है। प्लस में प्लस ही होगा, 24 बट्टे टोटल कितना है 25। कद्दू कट रहा है, सब में बट रहा है, सिंपल सी बात है। 24 जो रिजल्ट आया था 25 में बटा है और 18 आपने बेस माना था, तो 18 प्लस 25 से इसको काटोगे 0.240 मतलब होता है 25 9 225, 15 बचा 25 का 150, 18.96%। इस पे हम कल और क्वेश्चन करवा के आपको और भी क्लियर करवा देंगे। बाकी आप समझो, बेस आपको बनाना होता है, कुछ भी बनाओ फिर रिजल्ट निकालना होता है। ऐसे आप इसको करोगे तो काफ़ी लंबा जाएगा ये, ठीक है। बाकी हम और भी कुछ क्वेश्चन था जो शुरू में छोड़े हुए थे, एक बार देखेंगे अगर ऐसा है तो। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब चीनी की कीमत 53% बढ़ गई तो एक परिवार ने प्रति माह अपनी खपत कम कर दी, जिससे चीनी पर खर्च पहले की तुलना में केवल 19% अधिक हो गया। यदि परिवार पहले हर महीने 38.7 किलोग्राम चीनी की खपत करता था तो प्रति माह चीनी की कीमत में कितनी कमी आई है। पॉज कीजिए और लगाइए। तो फिर से आपको वही याद आना चाहिए, क्या, यही कि प्राइस गुणे कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, थोड़ा और नीचे लिखिए जरूरत पड़ेगी। प्राइस है, कंजम्पशन है और एक्सपेंडिचर है। अच्छा, एक चीज़ इसमें आप ध्यान दीजिए, आपको ये क्या दे रहा है 19% अधिक हो रहा है, क्या, एक्सपेंडिचर। तो आपको एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, पहले जो दिया है आप उसी को समझो। 100 से 119 हो रहा है, 19% ज़्यादा हो रहा है। प्राइस गुणे कंजम्पशन था तो आप प्राइस को भी 10 समझो, इसको भी 10 समझो, 10 दाम 100 होता है, ठीक है। प्राइस को बोला है ना ये प्लस 53%, ठीक है। प्लस 53 का मतलब क्या होता है, मतलब 10 से 53% बढ़ गया। 10 का 53% आप निकाल सकते हो तो एक जीरो से एक जीरो गया 5.3, इतना बढ़ गया तो 10 से ये 15.3 हो गया। ये 119 है, ये मान लो 100 आ रहा होगा। 10 गुणे 10 था, इतना गुणे इतना, मतलब 15.3 गुणे यक्स बराबर 119 है ना। यक्स इज इक्वल टू 119 बट्टे 15.3। तो यहाँ पे आप समझ लो ऐसे कि अगर दशमलव हटा दिए तो एक जीरो बढ़ गया। 17 7 19, 17 9 153, 70/9, ठीक है। मतलब यक्स मतलब क्या आ गया 70/9 आ गया। सिंपल, कुछ नहीं किया है आपने, एक ही कॉन्सेप्ट है जो आप बार बार कर रहे हो। अब क्या बोला है ये, प्रति माह चीनी की कीमत में यदि परिवार पहले हर महीने 38.7 किलोग्राम चीनी की खपत करता था, मतलब पहले खपत जो थी ना 10 था, अभी खपत 70/9 है, तो पहले 38.7 किलोग्राम। अच्छा, अब कितना कम हो रहा है ये देखो ना आप, 70/9 में से अगर 10 हटाओगे ना, सॉरी मतलब 10 में से अगर 10 माइनस 70/9 अगर आप करते हो तो ये कितना आता है, 9 दूनी 90, 20/9 आता है। कमी कितनी की आ रही है, 20/9 की आ रही है। तो पहले 10 होता था खर्च, 10 का मतलब था 38.7 kg, अब 20/9 की कमी आई, इसका मतलब 20 गुणे 38.7/9 गुणे 10, बस 0 से 0, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 4.3 kg, सॉरी 4.3 नहीं, हाँ, अब 4.3 गुणे 2 मतलब 8.6 kg। उम्मीद है ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मतलब मैंने क्या किया है, मैंने बोला एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ना, एक्सपेंडिचर 19%, तो आप पहले एक्सपेंडिचर बढ़ा लो 19%। बाकी प्राइस और कंजम्पशन स्टार्टिंग का आपको मानना ही था, तो आपने इसको 100 किया तो दोनों को 10 10 मान लिया, तो 10 10 मतलब 10 गुणे 10 100 हो गया।
और ये पहले इतना बढ़ाया था, ये नहीं पता था, इस मतलब ध्यान से बताता हूँ, ये पहले इतना बढ़ाया था, इसके बारे में नहीं पता था, बस इतना पता था कि इसका और इसका गुणा करने पे ये होता है। तो आपने सिंपल सा ये किया, एक्स की वैल्यू आई, आपको ये वैल्यू पता चली, इन दोनों में अंतर कितने का हो रहा है, 20/9 पता चला, 10 की वैल्यू दी हुई है, 20/9 की निकाल दी, कमी पता चल गई, बात खत्म। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट और ये 18 क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। इसको देखने से पहले आप पिछला क्लास ज़रूर देखिएगा, परसेंटेज का बेसिक आइडिया आपको वहाँ से लगेगा। बाकी कुछ भी आपको प्रतिक्रिया देनी हो या फिर कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं किसी ना किसी माध्यम से आप तक वो सवाल ज़रूर पहुंचा दूंगा, उसका सॉल्यूशन ज़रूर पहुंचा दूंगा। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।